मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीपीसी-4 की तैयारियों का जायजा लिया। दुनिया भर के 3,000 निवेशक होंगे शामिल। 19 से 21 फरवरी तक चलेगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। मेरठ में पकड़े गए जावेद शेख का बड़ा खुलासा। इमराना पहले भी बना चुकी थी 200 बम। अब इमराना की तलाश में जुटी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन। सॉल्वर गैंग के अब तक 44 आरोपी गिरफ्तार। हमीरपुर में परीक्षा देने जा रहे भाई बहन की डंपर की चपेट में आने से मौत। बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू। पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कांग्रेस का हाथ छोड़ेंगे कमलनाथ। बीजेपी संग ज्वाइन करेंगे। बेटे संग बीजेपी करेंगे ज्वाइन। अटकलों पर दिया बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस ने परीक्षा केंद्र से एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने परीक्षा केंद्र से सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। एक सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक सॉल्वर को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभिनव कुमार को पुलिस ने पकड़ा है। बिहार का रहने वाला है अभिनव, और अभिनव कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सॉल्वर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। बिहार का रहने वाला बताया गया है अभिनव। रूट्स स्कूल परीक्षा केंद्र से ये गिरफ्तारी की गई है। गोरखपुर में रेलवे में नौकरी करता है सॉल्वर। आशीष कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। थाना कोतवाली शहर के नूरपुर रोड का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां गोरखपुर में रेलवे की नौकरी भी करता है सॉल्वर, जो आशीष कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था, जिसे गिरफ्तार करने में आज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में रूट्स इंस्टीट्यूट पर एक व्यक्ति आ रहा है, जो एक अन्य अभ्यर्थी आशीष, जो कि यहाँ औरंगाबाद सिकंदरपुर बिजनौर का रहने वाला है, उसके स्थान पर परीक्षा देने आ रहा है। रूट्स इंस्टीट्यूट से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। इससे पूछताछ की गई। इसने अपना नाम अभिनव बताया और ये बिहार का रहने वाला है। रेलवेज में गोरखपुर में जॉब करता है। पूछताछ में इसने बताया कि इसको पटना में इससे आशीष से मुलाकात हुई थी और उसके स्थान पर ये परीक्षा देने आया है। इसके पास से फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इस संबंध में रिलेवेंट सेक्शंस में अभी पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है, उसके अनुसार अभी कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करीम, देखिए, बिजनौर में पुलिस ने परीक्षा केंद्र से एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। दूसरे पाली की परीक्षा लगातार जारी। अब तक कितने सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है? जिस तरीके से बात की जाए, आज यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए यूपी पुलिस के सिपाहियों की जो भर्ती है, 60,000 पे से 48,000 जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, इस मामले को लेकर के एसटीएफ को काफी सक्रिय किया गया है, क्योंकि इस परीक्षा को बिना नकलहीन के निपटाने को लेकर के एसटीएफ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसी को लेकर के सुबह से ही लगातार जो सॉल्वर है, सॉल्वर की गिरफ्तारी हो रही, क्योंकि पहली पाली की अगर बात की जाए तो पहली पारी में 22 से ज्यादा जो बात की सॉल्वर पकड़े गए थे, लेकिन दूसरी पाली की जब तैयारी हुई तो उस दौरान भी 22 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई। यानी कि अब तक की जो गिरफ्तारियों की बात की जा रही है वो 40 से अधिक की जो गिरफ्तारियों की बात सामने आ रही है। फिलहाल अगर इसमें मामले की बात की जाए तो कोचिंग संचालक समेत कई अभ्यर्थी ऐसे हैं वो गिरफ्तार हुए जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। फिलहाल इस मामले को लेकर के मोटी रकम भी वसूली जा रही थी, जिसमें एक परीक्षा के नाम पर 7 से 10 लाख रुपए भी वसूले जा रहे थे। फिलहाल जिस तरीके से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है, तो शाम तक ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि लगभग 50 से अधिक आंकड़े भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनपुरी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। ब्लमिंग बोर्ड स्कूल में परीक्षा के दौरान यह गिरफ्तारी की गई है। बायोमेट्रिक मैच नहीं होने पर सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के पटना से मैनपुरी आकर परीक्षा दे रहा था। शहर कोतवाली के करहल रोड से मुन्ना भाई की गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। आज यूपी की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसी बीच लगातार कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा का आयोजन हुआ। प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दूसरे पाली की परीक्षा लगातार जारी और लगातार सॉल्वर गैंग के सदस्यों की धरपकड़ भी जारी है।
अब सीधा रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का, जहां लगातार जेपी नड्डा का संबोधन जारी है। जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना योगदान किया, उनको भारत रत्न देकर के भी एक बहुत बड़ी पहल करके और भारत रत्न देकर के उनके कार्य को, उनके जीवन को समाज में स्थापित करते हुए उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करना, उनको इज्जत देते हुए जो ये भारत रत्न का कार्य किया, उसके लिए भी ये राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्री मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करती है। और उनको हमारे भारत रत्न में हमारे वरिष्ठतम नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने पार्टी को पूरी जीवन ताकत लगा करके एक विशालकाय पार्टी बनाने में अपना योगदान किया, यह हम सब लोगों को अच्छी तरीके से याद है। और इसके साथ साथ जो एक लंबा राजनीतिक सार्वजनिक जीवन जिस शुचिता के साथ उन्होंने जिया, वह हम सब के लिए उदाहरण है और उसको भी हमको समझना चाहिए। और भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो उन्होंने देश की सेवा की, वह भी हम सब लोगों को ध्यान है। ऐसे वरिष्ठतम नेता को भारत रत्न से नवाजा गया, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के अधिकारों के लिए सारे जीवन लड़ते रहे, शुचिता का जीवन व्यतीत किया, सादगी का जीवन व्यतीत किया और किसानों के लिए हमेशा आगे खड़े रहे, अग्रसर रहे और किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करते रहे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक साधारण तरीके से जीवन जीते हुए गरीबों की जो लड़ाई लड़ी और उनको उनके 100वें साल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने उनको भी भारत रत्न से नवाजा, भारत रत्न दिया, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। सार्वजनिक जीवन में सादगी के साथ कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा योगदान किया और सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया। ऐसे महान सपूत को भी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से नवाजा। हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने विभिन्न जिम्मेवारियों में देश की सेवा की और उनकी विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि थी, जिसने आर्थिक दृष्टि से एक नए आयाम को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ शिक्षा में और भाषाओं को सार्वजनिक करने की दृष्टि से, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग भाषाओं को जाने और उसके साथ पढ़ते हुए आगे बढ़े, इस काम को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया और साथ में शिक्षा के लिए काम किया। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। और हमारे श्री डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, जिनको हम लोग एक तरीके से फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी भारत में लाई और ये जो खाद्य की सुरक्षा का विषय आया, इसको लाने में, यानी इसके लिए भारत को सामर्थ्यवान बनाने में MS स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान था। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। मैं प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय लेने के लिए और इन सबको भारत रत्न देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मैं अगर सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूं तो चंद मिनट या चंद शब्दों में यह करना नामुमकिन है। इसलिए यह बहुत कठिन है कि मैं विकास यात्रा के बारे में कौन सा आयाम छूं और कौन सा आयाम छोड़ दूं। हम आज यहां पर बैठे हैं इस भारत मंडपम में। बहुत से हमारे पुराने लोगों को याद होगा, वो यहां पर आया करते थे, ये प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था। प्रगति नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रगति कहीं दिखती नहीं थी। वही 1971 का ढांचा, 1971-72 का ढांचा,
जब मैं 11 साल का था तब मैंने प्रगति मैदान देखा था। जब उस समय यहां पर एशिया का फेयर लगा था, 71 फेयर, तब मैं 11 साल का था, तब देखा था वो प्रगति मैदान। और उसके बाद किस टूटी फूटी अवस्था में था। आज यही भारत मंडपम देश का एक गौरवशाली एक चिन्ह बन करके हम सबके सामने है, ये हम सबको देखने को मिलता है। और उनके प्रगति की तो प्रगति मैदान में आपने देख ली, लेकिन उन्होंने मोदी जी के इस प्रगति को रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोविड के दौरान कोर्ट में गए, भारत मंडपम के काम को रोकने का प्रयास किया, बाधाएं डाली, अटकाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अडिग रहे, डिगे नहीं, काम चलता रहा और रिकॉर्ड टाइम पर भारत मंडपम यह बन करके आज हम सबके बीच में है। और हम सब जानते हैं कि इसको रिकॉर्ड टाइम में तो पूर्ण हुआ ही। यह भारत मंडपम एक ऐतिहासिक गौरवशाली विषय का भी इतिहास बना जब G20 से इस भारत मंडपम का श्री गणेश हुआ। G20 के देश के लोग आए, यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो एक त्योहार का माहौल था। और उस G20 में जो फैसले लिए गए वो भी आप सबको मालूम है। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर्स के साथ जोड़ा गया, एक मत्ता के साथ यूनानिमसली फैसले लिए गए, रेजोल्यूशन पास हुआ। और इसी के साथ साथ सब लोगों ने G20 में एक मत्ता के साथ जो प्रस्ताव पारित किया वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन आज हम ये जब भारत मंडपम की बात करते हैं तो यहां आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 4, 5, 6 प्रोग्राम होते रहते हैं। और दिन में यहां कम से कम हर दिन 15,000 से 20,000 लोग इस परिसर के अंदर आते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वह भी हम लोगों ने देखा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे आपको मौका मिले तो यशोभूमि में जाना। वो यशोभूमि इससे भी बड़ा भव्य वो आयोजन हुआ है, वहां पर भी कन्वेंशन सेंटर बना है। और इस तरीके से देश की प्रगति में ये भारत मंडपम और यशोभूमि ने एक अपना स्थान बनाया है, वह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। मित्रों, देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो एक समय में हम फ्रेजाइल 5 में थे, फ्रेजाइल 5 में। आज हम टॉप 5 में हैं, टॉप 5 में। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे, यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और हमारे IMF ने भी कहा है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है तो वो भारत है, जिसको हमको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। और मैं जब आपके सामने ग्रोथ रेट की बात करता हूं तो आप आंकड़े जरा सा ध्यान में रखिएगा। USA का ग्रोथ रेट है 1.5%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 0.9%, चाइना का ग्रोथ रेट है 4.2%, जापान का ग्रोथ रेट है 1% और भारत का ग्रोथ रेट है 6.3%। अब देखिए, मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि तो दे नहीं सकता। अब जिनको दृष्टि नहीं है तो वो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कांग्रेसी भाई
जो इस तरीके के बातें करते हैं। मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्टोरिक हाई, ऐतिहासिक हाई जो है वो 18.2% भारत का है। यह बात हमारे मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में कही गई है। अगर मैं नेशनल हाईवेज की बात करूं तो 1,40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं और ये 60% पिछली सरकार से ज्यादा बने हैं। उसी तरीके से नेशनल हाईवे में 2.5 गुना जो 4 लेन बनी है वो 2.5 गुना बनी है। मेट्रोज पहले 5 सिटी में हुआ करती थी, आज 20 सिटी में 20 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। यह परिस्थिति हुई है। एयरपोर्ट हमारे 74 होते थे, आज 149। अब बहुत जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी का अगले विजिट में 150 एयरपोर्ट बन करके तैयार हो जाएंगे और वो भी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण सड़क, आपको जानकर खुशी होगी, 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी है। 3,75,000। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख पंचायतों में उसको कनेक्ट कर दिया गया है। 1300 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 1 साल का इंतजार करना, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा, ऐसे हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 1300 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आज हम मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। ऑटोमोबाइल में हम तीसरी लार्जेस्ट मार्केट बन गए हैं। डिफेंस के एक्सपोर्ट में हम ऑल टाइम हाई हैं। 16,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 15 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गए हैं। 315 मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं। 7 नए IITs बने हैं। 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। 16 नए ट्रिपल IITs बनी हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, SC भाइयों का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 44% हो गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों का हायर शिक्षा में 65% एनरोलमेंट बढ़ा है, हुआ है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और OBC का 44% हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हुआ है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जैम के माध्यम से, ट्रिनिटी के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया। 3 लाख करोड़ रुपए आज दिन तक गरीबों के खाते में ट्रांसफर हुए। 10 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज को इसमें से हटाया गया और लगभग 2 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए जो लीकेज थी उसको भी रोकने का काम हुआ। वो भी महिलाओं की भागीदारी के तहत। अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है कि नारे सुनने को मिले। पीएम ने खड़े होकर सबका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन के दौरान सबका अभिवादन किया है और इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान छत्तीसगढ़ जीते, बंगाल भी जीतेंगे। ये बड़ी बात नड्डा की तरफ से अधिवेशन के दौरान कही गई है। वहीं साफ तौर पर यह भी कहा गया कि लोगों को मोदी के गारंटी पर पूरा भरोसा है। आज 70 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, तो आज कुल यूपी में भी सत्ता है बीजेपी की और इसके साथ ही 17 अन्य प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार है। मोदी ने जातिवाद को खत्म किया है और आज भाजपा अधिवेशन में मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगे। इस दौरान जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का जादू चलेगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में एंटर कर चुकी है। यूपी में यात्रा के दूसरे दिन वो वाराणसी पहुंचे। राहुल काशी में 12 किलोमीटर की यात्रा के दौरान विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए और गोदौलिया चौराहे की जनसभा में जीएसटी और महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उनके साथ सीनियर लीडर जयराम रमेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता नजर आए। आ गए सब लोग। आज 35वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। इसकी शुरुआत 15 जनवरी को मणिपुर से हुआ था। आज हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी वाराणसी पहुंचे हैं। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूँ। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो?
2018 में इंटर के एग्जाम दिए हैं, नगर यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया। भाई से मिलने आया हूँ और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शैलेंद्र, वाराणसी में राहुल गांधी हुंकार भरते हुए नजर आए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 12 किलोमीटर की वो यात्रा करते हैं। किस तरीके से वाराणसी में उनकी लोकप्रियता का जो नमूना है देखने को मिला? शैलेंद्र, तो शैलेंद्र से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो वाराणसी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पल्लवी पटेल जुड़ी हैं और कहा जा रहा है कि 5 लोकसभा सीटों को वो राहुल गांधी के साथ कवर करेंगी और विश्वनाथ धाम के दर्शन पूजन के साथ राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए। और ये तस्वीरें सीधे वाराणसी से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। सीनियर लीडर जयराम रमेश भी इस दौरान भाजपा पर हमलावर नजर आए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर आपको सुनाते हैं। आ गए सब लोग। आज 35वां दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। इसकी शुरुआत 15 जनवरी को मणिपुर से हुआ था। आज हम ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी वाराणसी पहुंचे हैं। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूँ। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? 2018 में इंटर के एग्जाम दिए हैं, नगर यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया। भाई से मिलने आया हूँ और प्यार से उसको। तो वापस शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए शैलेंद्र, लगातार कांग्रेस ये कहती है कि जहां जहां से उनके ये यात्रा निकली है वहां पर उनका जनाधार बढ़ा है, जनता ने बहुत प्यार दिया है। वाराणसी से कैसी तस्वीरें देखने को मिली? मुस्कान, बताता चलूं जिस तरीके से वाराणसी में राहुल गांधी पहुंचे हैं और उसके साथ साथ आपसे बताते चले जिस तरीके का जन समर्थन मिला, जन समूह मिला, जो प्यार स्नेह जो मिला यहाँ पे काशी वासियों में। हालांकि काशी की ये परंपरा रही है कि अपने लोगों का सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जिस तरीके से यहाँ पे सम्मान मिला, समर्थक थे, हुजूम जो उमड़ा था यहाँ पे, तो उससे कहीं ना कहीं से तस्वीर बदलने की बातें कही तो जा रही कांग्रेस तरफ से, मगर ये अभी कुछ समय और बाकी है। तो जनता जनार्दन किन मुद्दों पे वोट करेगी तो वो तो अभी एक अलग विषय होगा। हालांकि बहुत ज्यादा मुद्दे जो होते हैं, मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और राहुल गांधी थे, उन्होंने जो अपने बयान जो दिए, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ प्यार बांटने आया हूँ। तमाम तरीके के उन्होंने अपनी बातों को कहा। वहाँ पे जिस तरीके से समर्थन मिला यहाँ पे क्षेत्रीय दलों में, पल्लवी पटेल जो समर्थन अपना की, सिराथू से विधायक है, डिप्टी सीएम बीजेपी से जो रहे केशव प्रसाद मौर्य, उनको शिकस्त दी थी। लेकिन देखिए शैलेंद्र, अभी आपने जिक्र किया पल्लवी पटेल का, और अगर हम पल्लवी पटेल की बात करें तो कुर्मी वोटर्स में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। क्या आज जब राहुल गांधी के साथ पल्लवी पटेल मौजूद रहे तो कुर्मी वोटर्स को साधने में क्या लगता है कि राहुल गांधी कामयाब होंगे? बताते चले कि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से एक सफलता हासिल की, वो मामूली सफलता नहीं थी। किसी प्रदेश के डिप्टी सीएम अगर हारते हैं तो उस पर बहुत बड़ा एक प्रभाव होता है। वोट जो पड़ते हैं उसके बाद वो एक वोट से जीते हैं या कई 100 वोट से जीते हैं, विषय वो नहीं, विषय ये हार जीत का होता। तो हारा कौन है? जो बड़ा जो चेहरा था यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम को हराने वाली जो पल्लवी पटेल जब समर्थन में उतरी हैं, साथ में प्रचार में लगी हुई हैं। इसके साथ साथ आपसे बताया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार अपने प्रयास जारी किए हुए हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति में उलटफेर करने के लिए, क्योंकि लगातार विपक्ष का हमेशा एक दावा रहा है, हमेशा बयानबाजी करते हैं कि ईडी का खौफ जो बीजेपी दिखाती रहती है। तो जिस तरीके से जो विपक्ष है, हाँ ये जरूर एक समझ में आता है कि विपक्ष का जो नजरिया जो रहा, विश्वसनीयता जो है आपस में शायद बहुत अच्छी नहीं बन पाई। उसका जीता जागता प्रमाण ये है, आरएलडी जो है, आरएलडी भी साथ छोड़ चुकी। इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जो है, तो वो भी इससे पूर्व में बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद शैलेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का छोड़ा हाथ अब कमल के हुए नाथ।
आज ये सवाल लगातार सुनने को मिल रहा है, क्योंकि बीते दिनों कांग्रेस ने कमलनाथ को राज्यसभा का टिकट ना देकर अशोक सिंह की झोली खुशियों से भर दी और मायूसी हाथ आई कमलनाथ के। बस यही चूक कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई और भारी भी इतनी पड़ी कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाथ खाली होने पर कांग्रेस को झटका दे डाला और थाम लिया बीजेपी का दामन। दरअसल अटकलें हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इन अटकलों को तब और ज्यादा बल मिला जब छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस का नामो निशान हटा लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक के बायो से कांग्रेस हटाकर केवल सांसद लिखकर नकुलनाथ ने एक बड़ा मैसेज दिया है। तो क्या अब कमलनाथ कांग्रेस को तगड़ा और करारा झटका देने वाले हैं? ये सवाल आज लगातार सुनने को मिल रहा है, क्योंकि नकुलनाथ ने अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसका सिंबल हटा लिया है। सिर्फ सांसद देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही जो कमलनाथ इतने गुस्सा गए, इतनी दूरियां बढ़ गई, क्या वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो वाकई मध्य प्रदेश की सियासत में ये बड़ा उठापटक होगा और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। और अटकलें है कि आज देर शाम तक ये खबर और ये तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दामन थामेंगे। तो यूपी में अब तक के सबसे बड़े निवेश के लिए होने जा रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि जीबीसी की तैयारी अंतिम चरण में है। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने का यह महाआयोजन कई मायनों में बहुत खास होने जा रहा है। 19 से 21 फरवरी तक आयोजित होने वाला मुख्य समारोह राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए जावेद शेख ने बड़ा खुलासा किया है। मिरर से गिरफ्तार जावेद ने खुलासे में बताया कि वो इमराना नाम की महिला को इससे पहले 200 बम सप्लाई कर चुका है। बता दें कि बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से 4 टाइमर बम बरामद किए थे। कब गया था घर से? ऐसे गया था 9 साढ़े 9 बजे। कितनी उम्र हुई जावेद की? जावेद की उम्र ऐसी होगी 30 साल की। कितने भाई है ये? एक ही है। अच्छा, फादर क्या करते थे इनके पिता? उनके पिताजी तो दवाई देवे थे देसी। जो सुना है पटाखे बनाते थे? नहीं। तो अभी इसे पुलिस ने उठाया है, आपको पता है कब उठाया पुलिस ने? वे तो देखो जी घर पे ही नहीं था। रात को 2 बजे आई, 1:30 बजे पुलिस, 1:45 के कैसे करीब हुआ था, मैंने टाइम देखा था। तो उस टाइम तो क्या पता लगा आपको, क्या जानकारी मिली? बस में आए और हमारे घर का जो वैसा सामान है तो वो भी भर के ले गए। दवाई पुलिस आई थी रात में। तो कितने थे पुलिस वाले? ऐसे थे 5-6। नहीं तो कुछ बताया नहीं उन्होंने ना। पर ज्यादा जानकारी लिए कलीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए बीते दिनों मुजफ्फरनगर में एक बड़ा खुलासा हुआ था, एक बड़ी गिरफ्तारी की गई थी जहां 4 टाइमर बम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के दौरान क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं अब तक? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की मुजफ्फरनगर में 2 गिरफ्तारियां हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ की टीम लगातार जो कार्रवाई कर रही है उसी तर्ज पर एक गिरफ्तारी हुई थी जिसके पास से 2 टाइमर बम भी बरामद हुए थे। क्योंकि जो टाइमर बम थे ये बताया जा रहा था कि जिस तरीके से दंगे में इस्तेमाल किए जाने थे उसी दंगे को लेकर के पूरी तैयारियां भी चल रही थी। इसमें जो सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसमें महिलाओं समेत पुरुष भी शामिल रहे हैं और फिलहाल ये टाइमर बम किन किन को मुहैया कराए जाने थे, कहाँ तक पहुंचाए जाने थे, सभी पहलुओं पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए गिरफ्तारी लेकिन देखिए कलीम, पूछताछ के दौरान आरोपी जावेद ने इमराना को बम सप्लाई करने की बात भी कही और कहा है कि 200 से ज्यादा टाइमर बम की सप्लाई की जा चुकी है। अब इमराना को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने क्या एक्शन प्लान बनाया है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए इमराना नाम की जो महिला का नाम सामने आ रहा है, फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी किसी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि जिस तरीके से जो गिरफ्तारियां हुई है, गिरफ्तारियों के बाद जो महिला का नाम सामने आया उस पर भी अपनी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस एक अपनी तफ्तीश में उस महिला को भी अपने कब्जे में लेगी। इसके साथ ही अगर जो बात की जाए जो गिरफ्तार आरोपी है उसको रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेने के बाद जो इसमें खुलासे होंगे, जिसके भी नाम सामने आएंगे, उनकी भी कहीं ना कहीं 200 टाइमर बम की बात की जा रही है। उन 200 टाइमर बम
आखिर कहाँ इस्तेमाल होने थे, उन सभी चीजों की इस जांच पड़ताल में खुलासे भी अभी होने बाकी हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर बांदा से है, जहां भाजपा नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंचे यूनियन के पदाधिकारी ने खनिज अधिकारी समेत जिले के एसडीएम सदर और एसडीएम बबेरू पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अधिकारियों की मिलीभगत से जनपद में अवैध खनन और परिवहन का काला कारोबार जारी है। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां रिश्तों को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई, जहां कलयुग के बेटे ने अपने पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पूरा मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र के पूरा विश्राम गांव का है, जहां मृतक अनिल मांझी बिहार के अंबेडकर नगर अपने परिवार के साथ ईंट भट्टे में मजदूरी करने आया था, जहां घरेलू विवाद के चलते नशे बेचूर आरोपी संदीप ने अपने पिता की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। वह इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ईंट भट्टे पे काम करने वाले अनिल मांझी, जो वहाँ पे अपनी पत्नी और लड़के संदीप के साथ रहा करता था, उसके लड़के से कोई विवाद हुआ, जिसमें उसके लड़के संदीप ने उसके ऊपर फरसे से प्रहार कर दिया है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पे पहुँच के जब देखा गया, तब वहाँ पर अनिल मांझी मृत अवस्था में मिले, जिनको पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। उसके लड़के संदीप को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और लड़के की माँ यानी मृतक की जो पत्नी थी, उससे तहरीर प्राप्त करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त को गिरफ्त में लेकर न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जाए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां सहारनपुर के देवबंद में गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने बेटे के साथ मुजफ्फरनगर दवाई लेने जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई और महिला बुरी तरीके से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में लेते हुए महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।